7 अक्टूबर 2023 सुबह का टाइम था और हमास के लड़ाकों ने इजराइल में कत्लेआम मचा रखा था। उसी वक्त कतर की राजधानी दोहा के एक आलीशान ऑफिस में बैठा एक शख्स ये सब कुछ देख रहा था और वो शख्स था हमास चीफ इस्माइल हानिये। इसके इर्द गिर्द उसके कुछ साथी बैठे हुए थे। सामने की दीवार पर टीवी टंगा था और उसमें न्यूज चल रही थी, हमास अटैक्स ऑन इजराइल। ये कत्लेआम देखकर इस्माइल हानिये मुस्कुरा रहा था और अलग ही सुकून था उसके चेहरे पर। वहीं इजराइल पे ये 75 सालों का सबसे बड़ा अटैक था जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। उस खूनी मंजर को देखकर हानिये और उसके साथियों ने सजदा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्मा स्ट्राइक्स बैक। 31 जुलाई 2024 यानी इजराइल पर हमले के करीब 10 महीने बाद जगह तेहरान, तड़के करीब 4 बजे उस घर पर मिसाइल अटैक हुआ जहां हानिये ठहरा था और इस अटैक में हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। इसी के साथ हमास के मॉन्स्टर का दी एंड हो जाता है। लेकिन इस मॉन्स्टर की कहानी की शुरुआत ऐसी नहीं थी जैसा एंड है। असल में हानिये एक मछुआरे का बेटा था, लेकिन फिर वो हमास चीफ कैसे बना, कैसे कतर में बैठकर एक शख्स पूरे गाजा को ऑपरेट कर रहा था और कैसे वो उसे मारा गया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 29 जनवरी 1962 गाजा के अल शती रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले एक मछुआरे से, जिसके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। बेटे के जन्म की वजह से पूरा परिवार खुश था, इसलिए उसका नाम रखा गया इस्माइल हानिये। उसका परिवार 1948 में अरब इजराइल युद्ध की वजह से बेघर हो गया था, इसलिए हानिये रिफ्यूजी कैंप में रहकर ही बड़ा हुआ। इन कैंप्स में यूनाइटेड नेशंस ने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल रखा था। यहीं से इस्माइल ने अपनी बेसिक स्कूलिंग की। इस दौरान हानिये ने इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को काफी करीब से देखा। हालांकि तब वो एक महज बच्चा था, लेकिन दिन रात एक दहशत और सप्रेशन के माहौल में वो बड़ा हुआ। एक तरफ जहां इन घटनाओं ने उसके बचपन को पूरी तरह बदल दिया, वहीं दूसरी तरफ जब धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले लिया। साल 1983 में वो यहाँ तो ग्रेजुएशन करने के मकसद से था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में एक यहाँ पर नई चीज दिखाई थी और वो थी उसकी लीडरशिप स्किल। उसकी स्पीचेस इतनी इफेक्टिव होती थी कि वो जल्द ही स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर होता चला गया। लोग उसे इस कदर पसंद करने लगे कि हानिये को लीडर बनने का मौका भी मिला। आलम तो ये था कि इस ओहदे पर रहते हुए उसने हमास के इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक को ज्वाइन किया और धीरे धीरे लोकल पॉलिटिक्स में एक्टिव होता चला गया। यहीं से वो कई बार विरोध प्रदर्शनों का भी हिस्सा बना और इसी का नतीजा ये रहा कि 1987 में फिर जब हमास का गठन हुआ तो उन्होंने कॉलेज से निकलते ही ऑफिशियली हमास ज्वाइन कर लिया। यहाँ से एक हमास के मॉन्स्टर का जन्म होता है जो इजराइल को एक गुनहगार की तरह देखता था। इजराइल को लेकर हानिये की सोच इतनी एंटी थी कि इनके विचारों और एक्शंस ने इजराइल का भी ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू किया। खासकर ये तब शुरू हुआ जब गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे के खिलाफ पहला रिवॉल्ट शुरू हुआ। यहाँ के लोग अब आवाज उठाने लगे थे कि विद्रोह में भाग लेने के लिए इजराइल ने हानिये को गिरफ्तार किया है और पहली बार वो 18 दिन के लिए जेल गया। साल भर बाद फिर उसे प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया और इस बार उसे 6 महीने के लिए जेल हुई। 2 बार जेल जाने के बाद हानिये के अंदर जेल को लेकर जो डर था वो भी बाहर निकल गया। इजराइल की शक्तियों के आगे जाहिर था वो झुकने को तैयार तो नहीं थे, इसलिए जब तीसरी बार हानिये को गिरफ्तार किया गया तो उसे 1989 में 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अंदर जेल में जितना मुश्किल हानिये के लिए वक्त बिताना रहा, उतने ही अहम उसके लिए ये साल साबित हुए। इस दौरान अंदर ही बैठकर वो बहुत कुछ सोचते, पढ़ते और प्लान करते रहे। फिर 1992 में जब हानिये को छोड़ा गया तो इजराइल ने उसे देश निकाला दिया और उसे लेबनान में हमास के कई सीनियर नेताओं के साथ डिपोर्ट कर दिया गया। ये वो समय था साहब जब उसने हमास को और करीब से जाना। साल भर बाद जब यहाँ से गाजा लौटा तो उसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी का डीन बनाया गया। यहाँ उसने कई छात्रों को हमास में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया। वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग उनके इस मकसद से जुड़ सके ताकि इजराइल के खिलाफ वो बहुत बड़ी आवाज को बुलंद कर सके और स्टूडेंट से ज्यादा कौन उनकी इनमें मदद कर सकता है। इसी तरह वो अपने इस काम में लगे रहे और समय गुजरता गया। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें उस वक्त के हमास चीफ शेख अहमद यासीन का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। अपने तेज दिमाग से उन्होंने यासीन को प्रभावित किया था।
आलम तो ये रहा कि यासीन को हानिये की थिंकिंग, पर्सपेक्टिव और इस्राइल को लेकर की गई प्लानिंग खूब पसंद आती थी और इसलिए वो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे। अल जजीरा की एक खबर के अनुसार वो 6 सितंबर 2003 का दिन था जब गाजा में एक गुप्त जगह पर हमास के सारे बड़े लीडर्स बैठक कर रहे थे। हमास चीफ शेख अहमद यासीन के साथ इस्माइल हानिये भी थे। बैठक चल ही रही थी और अचानक धमाका हुआ। ये इस्राइल का मिसाइल हमला था। सभी नेता इधर उधर हो गए, लेकिन यासीन व्हील चेयर पर होने की वजह से मूवमेंट नहीं कर सके। हानिये भी उनके साथ ही डटे हुए थे क्योंकि वो यासीन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। इसी के चलते हानिये ने अपनी सूझबूझ से यासीन को उस जगह से हटा दिया जहां दीवार गिरने वाली थी। इसके बाद तो हानिये हमास और फिलिस्तीन के लोगों के हीरो बन गए। कई लोग तो उन्हें यासीन के उत्तराधिकारी की तरह भी देखने लगे थे और उनका मानना था कि यासीन के बाद अगर कोई कमांडर का पद संभाल सकता है तो वो हानिये है। और आप यूं मान लीजिए कि हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसके कुछ महीने बाद ही तब के हमास चीफ यासीन की एक इजरायली हमले में मौत हो जाती है और हमास की चाबी इस्माइल के हाथों में आ गई। ये वो दौर था जब हमास की पहचान एक संगठन के रूप में होती थी। याद हो कि फिलिस्तीन की राजनीति पर भी एक दशक से फतह पार्टी का ही कब्जा था, लेकिन हानिये का मानना था कि केवल लड़ाई लड़ने से फिलिस्तीन के हक की बात नहीं होगी, बल्कि वो चाहते थे कि राजनीतिक प्रक्रिया का भी हिस्सा बना जाए। पहले तो ये बात लोगों को हजम नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों पर हानिये की बातों का असर हुआ और परिणाम ये निकला कि 2006 में हमास ने इस्माइल हानिये की लीडरशिप में चुनाव लड़ा और फतह पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। 132 सीटों वाली फिलिस्तीन संसद में हमास ने 76 सीटें और फतह ने 43 सीटें जीती। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इस्माइल हानिये को सरकार बनाने के लिए बुलाया और इस तरह वो प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन यहाँ भी उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि फिलिस्तीन को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले लोगों ने हमास के नेतृत्व वाली सरकार को स्वीकार करने से ही मना कर दिया। इजराइल ने भी इस सरकार को मान्यता नहीं दी। वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की पार्टी फतह भी हमास की जीत से नाखुश थी। आलम तो ये था कि फतह और हमास के बीच तनाव बढ़ता गया। साल भर बाद 2007 में फिलिस्तीन राष्ट्रपति ने हानिये की सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन हानिये ने इसे मानने से इनकार कर दिया और गाजा पट्टी पर अपनी पकड़ बनाई रखी। हानिये गाजा पट्टी पर अपनी सरकार चलाता रहा और वेस्ट बैंक के मामले महमूद अब्बास देखते रहे। अगर इन चीजों से परे उसे दुनिया भर में तब लाइमलाइट मिली जब 2009 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शांति के लिए उनसे मुलाकात की। 2013 में हानिये को हमास का डिप्टी चीफ अपॉइंट किया गया था और 4 साल बाद यानी 2017 में हमास के फैसले लेने वाली शूरा काउंसिल ने उसे हमास का चीफ अपॉइंट कर दिया। तब से हानिये हमास का ही चीफ है। हमास की लीडरशिप मिलने के बाद हानिये ने पहली बार दिसंबर 2019 में गाजा पट्टी को छोड़ दिया, जब वो एक हमास डेलीगेशन के साथ कई देशों के टूर पर गया था। हानिये ने तुर्की और कतर में कई उच्च स्तरीय बैठकें की। 8 दिसंबर 2019 में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से मीटिंग के बाद ब्रिटिश मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हमास अब इस्तांबुल से ही ऑपरेट करेगा। हमास डेलीगेशन ने ऐलान किया कि वो मलेशिया, रूस, लेबनान, मॉरिशस और कुवैत के दौरे पर भी जाएंगे। हानिये ने इस्तांबुल में मीडिया से यह भी कहा था कि वो ईरान के साथ भी हमास के रिश्ते सुधार रहे हैं। फरवरी 2020 के शुरुआती दिनों में खबर आई कि हानिये को गाजा में वापस लौटने से मिस्र रोक रहा है, क्योंकि गाजा में लौटने का वही एक रास्ता है। इसलिए हानिये कतर में रहेगा। हमास के सीनियर ऑफिशियल खलील अल हैया ने बाद में कंफर्म किया कि हानिये कतर की राजधानी दोहा में सेटल हो गए, ताकि भविष्य में वो आजादी से कहीं भी आ जा सके। दोहा में हमास का एक राजनीतिक दफ्तर भी है, जिससे कतर की सरकार सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है। वैसे आपको बता दें कि भले ही अपने पूरे करियर में इस्लाम हानिये ने काफी तीखी बयानबाजी की हो, लेकिन इसके बाद भी उनकी छवि एक व्यवहारिक और बात सुनने वाले नेता के तौर पर ही थी। खासकर अरब राजनयिकों और अधिकारियों के बीच वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे हैं। अपनी इसी छवि के चलते हानिये इजराइल हमास युद्ध के संदर्भ में भी मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहे थे। अरब देशों से वो लगातार बात करते रहे थे। कतर में रहते हुए वो कभी ईरान जाते तो कभी लेबनान। हानिये इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने के संबंध में हमेशा मध्यस्थता करते रहे थे। हालांकि हमास की लड़ाकू क्षमता विकसित करने में हानिये ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन साल 2022 में हानिये ने बताया था कि हमास को ईरान से $70 मिलियन यानी करीब 5 अरब 86 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता मिली है। साल 2017 में जब हानिये ने गाजा छोड़ा, तब उनकी जगह याहिया सिनवार ने ली।
इजराइल की नजर में हानिये की छवि कभी भी नहीं बदली। वो हानिये को हमेशा आतंकवादी की नजर से देखता रहा। तभी तो इजराइल ने कई बार आरोप भी लगाया कि हानिये के नेतृत्व के दौरान फिलिस्तीन को मानवीय सहायता के तौर पर जो फंड मिला है उसका इस्तेमाल हमास ने गलत कामों में किया है। इसी के चलते तो साल 2018 में अमेरिका तक ने इस्माइल हानिये को आतंकियों का सरदार घोषित कर दिया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हानिये हमास की हिंसक गतिविधियों का हिस्सा है और इनसे आम लोगों की भी जान जा रही है। खैर, हमास के मकसद से हटकर अगर हम हानिये की संपत्ति पर ध्यान दें तो इन जनाब के पास काफी पैसा रहा है। ये अपने आप को भले ही फिलिस्तीन को न्याय दिलाने के मकसद से जोड़कर दिखाते रहे, लेकिन इनकी संपत्ति पर ध्यान दें तो इनके पास 33,000 करोड़ की संपत्ति है और गाजा पर शासन करते हुए इन्होंने खूब पैसा कमाया। दरअसल जब हानिये के पास गाजा की सत्ता आई तो उसने गाजा पट्टी में हर चीज के आयात टैक्स बढ़ा दिए। मिस्र से आने वाली हर चीज पर हानिये रिश्वत लेने के लिए कुख्यात रहे। इजरायली वेबसाइट वाइनेट इसके अनुसार हमास ने गाजा पट्टी में जो सुरंगें बनाई उस पर भी हानिये की 20% हिस्सेदारी रही है। बुनियादी सामानों पर भी अच्छा खासा टैक्स वसूलने से वो पीछे नहीं रहे। हालांकि तब फिलिस्तीन के लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। द टाइम्स के मुताबिक अगर आज भी हम इनकी दौलत पर नजर डालें तो इस्माइल हानिये के पास 33,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अकेले गाजा में ही उनकी कई बड़ी इमारतें और विलास हैं। इसके अलावा कतर और कई अरब देशों में उसके होटल्स हैं जिसे उसके बेटे और दामाद संभालते हैं। इसके अलावा हानिये के पास कई प्राइवेट जेट्स भी हैं। वो तो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने ही जाते हैं वैसे, लेकिन महंगे कपड़ों का तो उनको इतना शौक है कि वो अक्सर लग्जूरियस कपड़े पहने हुए दिखते हैं। 2 साल पहले इस्माइल हानिये का एक इंटरव्यू भी किया गया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या गाजा में लोग मुफलिसी में जी रहे हैं जबकि आप यहाँ कतर में आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। मगर इस सवाल के बावजूद हानिये के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अब इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इस्माइल हानिये ने 2 शादियां की हैं। हानिये की दूसरी पत्नी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। हानिये ने 2009 में 47 की उम्र में दूसरी शादी की थी। उसकी पहली पत्नी का नाम अमाल है जो उनके अंकल की बेटी थी जिससे उनके 13 बच्चे हैं। इससे शादी के 30 साल बाद उसने दूसरी शादी भी की। अब आते हैं उनके मौत के मुद्दे पर। तो इस्माइल हानिये और हमास की बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज 12 सालों से कतर में ही रह रही थी। कतर से हमास के संबंध पहले से ही अच्छे रहे। पिछले कुछ दशकों में कतर कई देशों के विवादों में बेहतरीन मीडिएटर बनकर भी उभरा है। हाल ही में हमास ने जिन इजरायलियों को बंधक बनाया था उन्हें रिहा करने के लिए कतर ही मीडिएटर बना था। कतर वो देश है जहां हमास का राजनीतिक दफ्तर और अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं। दरअसल इन सब के पीछे कतर का बेहिसाब इन्वेस्टमेंट है। हालांकि 3 महीने पहले रिपोर्ट्स आने लगी थी कि कतर जंग में मीडिएटर बनकर परेशान हो चुका था। इसके चलते हमास के नेता ओमान शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे। अब एक तरफ जहां ये सब कुछ चल रहा था वहीं ईरान के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भी करीब था जिसे अटेंड करने इस्माइल हानिये भी वहां पहुंचे थे। ईरान में वो उत्तरी तेहरान में वॉर वेटरन्स के लिए बने खास आवास में ठहरे थे। जितनी सेफ ये जगह थी उतनी ही फैसिलिटी यहाँ थी, लेकिन कौन जानता था कि इस सिक्योरिटी को भेद कर भी कोई उन पर हमला कर जाएगा। करीब रात के 2 बजे जब सब कुछ शांत था तब इस आवास पर एक हवाई हमला हुआ। इसमें हानिये और उनके एक गार्ड की मौत हो गई। हालांकि किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान की मीडिया का दावा है कि इस हमले में एयरबॉर्न प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा तेहरान में 1500 किलोमीटर दूर इजराइल के किसी अनजान ठिकाने से मोसाद के शूटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से भी हानिये की हत्या को अंजाम दिया। अब असल में कब, क्या, कैसे हुआ ये खबर तो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस एक आदमी की मौत से पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग सकती है। उनके प्रति लोगों का ज्यादा लगाव इसलिए भी है क्योंकि हानिये बेखौफ और जिद्दी लीडर थे। अपने दर्जनों करीबी परिवार वालों को खोने के बावजूद हानिये ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम हार नहीं मानेंगे चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। और आज खुद इस जंग ने उनकी कुर्बानी ले ली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा साहब कि मिडिल ईस्ट में उठा ये सीरियस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कब खत्म होता है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।